बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत जो चाहता था वो उसको नहीं मिला है और भारत को लगातार मायूसी हुई है अफ़गानिस्तान में जो वो चाह रहा था। जो मुज़ाकरात हुए पहले कतर में होते थे, पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ। यहाँ पे तमाम फ़रीक़ैन आए अफ़गानिस्तान से और अमेरिका ने भी पाकिस्तान से मदद मांगी, बरतानिया ने भी मांगी, नेटो फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्होंने भी मदद मांगी और पाकिस्तान जितनी मदद कर सकता है अफ़गानिस्तान में अमन अमल के लिए वो कर रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और रूस के शहर मॉस्को में दारुल हुकूमत में जो आखिरी मुज़ाकरात हुए आज से चंद दिन पहले, वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। इन मुज़ाकरात में भारत ने कोशिश की कि उनको बुलाया जाए और भारत ने रूसी सफारत खाने से रब्ता भी किया, लेकिन भारत को घास नहीं डाली गई। वजह यह थी कि तालिबान नहीं चाहते कि भारत इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने, जबकि रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये समझते हैं कि भारत स्पॉइलर है। वो ये चाहेगा कि गैर मुल्की फ़ौजें यहाँ पे रहें, हालात ख़राब हों और यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजें वापस ना जाएं और तालिबान का रास्ता जितनी देर तक हो सके रोका जाए। उसके पीछे रीज़न्स हैं, उन पे बात करते हैं। लेकिन जो मुल्क गए, मैं आपको बता देता हूँ, जो बराह रास्त इस पूरे अमन मुज़ाकरात के अंदर शामिल थे वो कौन कौन थे। एक, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट। 2, अफ़गान तालिबान। 3, रूस। चौथे नंबर पे चाइना। 5वें नंबर पे अमेरिका और 6ठे नंबर पे पाकिस्तान। ये इसमें शामिल थे, जबकि तुर्की और कतर को वैसे मेहमानों के तौर पे बुलाया गया था ताकि वो इस सारे प्रोसेस को देखें, क्योंकि वो हमेशा से इसका हिस्सा रहे हैं। अगले मुज़ाकरात तुर्की में होने जा रहे हैं, इससे पहले कतर में होते रहे हैं, लिहाजा इन दोनों मुल्कों को भी बुलाया गया था। अब अप्रैल के अंदर यही तालिबान और ये सारे मुल्क इकट्ठे होंगे तुर्की में और दोबारा वहाँ पे जहाँ से बात ख़त्म हुई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। एक जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है मॉस्को से, वो बहुत अजीब है। जो बातें अंदर डिस्कस हुई वो स्टेटमेंट में कहीं नज़र नहीं आ रही। 10 नुकात हैं और 10 पॉइंट्स हैं और 3 सफ़ों की स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें वही सारी चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं कि इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, इसको हम अच्छा समझते हैं, हम ये चाहते हैं ऐसे हो जाए, और ये वो सारी चीज़ें जो पहले से हैं। लेकिन ज़ोर इस बात पे दिया गया कि जो सीज़ फायर का मुआहदा है, हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन सीज़ फायर का जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए, वो मुआहदा वैसे ही चलता रहे। ये इसके ऊपर जोर दिया गया है। बाकी चीज़ें जो है वो तुर्की में तय की जाएंगी आने वाले वक्त में, और जॉइंट स्टेटमेंट में कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि ये तय हो गया या ये नहीं हुआ। लेकिन इस जॉइंट स्टेटमेंट से एक काम ज़रूर हुआ है इस मीटिंग से। यहाँ पे अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने यह महसूस किया कि वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि तालिबान ताकतवर है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अमेरिका पहले जैसा ताकतवर अब नहीं रहा और अमेरिका के जो बाकी इत्तेहादी हैं वो भी इन मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे, यानी अमेरिका छोड़ छाड़ के भागने के चक्कर में है। ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इस बात को महसूस किया और जाकर अशरफ गनी को बताया कि तालिबान बहुत तगड़े हैं, वो बहुत दबाकर बात कर रहे हैं और बहुत फ्रंट फुट पे रहकर बात कर रहे हैं। रशिया उनका साथ दे रहा है, चाइना उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है, तुर्की और कतर उनके साथ खड़े हैं, जबकि अमेरिका जिस तरह पहले अड़ जाता था या फ्रंट फुट पे आता था, वो बैक फुट पे नज़र आ रहा है। वो अमेरिका का झुकाव तालिबान की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये फ़ौजें यहाँ से वाकई निकल जाएंगी, हमें किसी सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। वी आर ऑप्शनलेस। क्योंकि इससे पहले अशरफ गनी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था बड़ा तगड़ा। उन्होंने कहा था ना तो मैं हुकूमत छोड़ूंगा, 2020 तक मैंने शुरू किया इक़्तिदार, 2020 में इलेक्शन हुए, मैं 2025 तक का टाइम पूरा करूंगा। इस बीच में ना कोई अबूरी हुकूमत बनाऊंगा, ना तालिबान को अपनी हुकूमत के अंदर हिस्सा दूंगा, उनको शेयर दूंगा असेंबली में, और ना नए इलेक्शन करवाऊंगा। ये उन्होंने साफ साफ कह दिया था। लेकिन अब जब उनको ये पैगाम पहुंच गया है कि अमेरिका की धाक पहले जैसी नहीं रही, ये मुल्क अब अमेरिका को आंखें दिखाते हैं, यानी रूस ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है अमेरिका से, चाइना अमेरिका में जाकर बैठकर वहाँ अमेरिका की बेइज्जती करके आया है और अमेरिका की ताकत पहले जैसी नहीं रही, और नेटो ममालिक उसके साथ मिलकर एक नया महाज लड़ने के मूड में भी नहीं है। अमेरिका ने लगातार नेटो के मुल्कों को कई दहाइयों तक लड़ाया है, लेकिन अब वो एक नई लड़ाई में अमेरिका के लिए कूदने नहीं जा रहे, क्योंकि उन मुल्कों को पेंडेमिक ने बहुत बुरी तरह झंझोड़ दिया है। इससे पहले 2 मरतबा ऐसा हुआ कि
माशी तौर पे उन मुल्कों को बड़ा झटका लगा है। इस किस्म के हालात दुनिया में पैदा हुए हैं कि वो मुल्क झटके खाए हुए हैं, और रशिया और चाइना की इकोनॉमीज कुछ बेहतर हैं, और जहाँ पे वो एक नया इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ा इस पूरे खित्ते को, तो ये तलू हो रहे हैं और वो गरूब हो रहे हैं। लिहाजा ये बात महसूस कर ली अशरफ गनी ने और उन्होंने अपना वो मौक़िफ़ छोड़ दिया। अब खबर क्या आई है, जो बड़ी खबर है मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, लेकिन उस बड़ी खबर से पहले एक और चीज़ हुआ। ये कि जब मॉस्को में मुज़ाकरात हुए तो तालिबान वहीं पे मौजूद थे। तालिबान ने जो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मुख्तलिफ अखबारात में छपी है। यहाँ पे मेरे पास जो हेडलाइन है उसमें लिखा है कि तालिबान वार्न्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रिएक्शन इफ ट्रूप्स नॉट विदड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान बाय मई 1। 1 मई तक अगर गैर मुल्की फ़ौजी अफगानिस्तान से ना निकले तो तालिबान ने कहा कि हमारी तरफ से बड़ा ज़ोरदार रिएक्शन आएगा। इसको मुख्तलिफ अखबारात ने मुख्तलिफ तरह लिखा है, लेकिन सादा लफ्ज़ों में यह है कि तालिबान ने कहा कि हम भून के रख देंगे अगर आपने 1 मई वाली अपनी डेडलाइन को मैच ना किया तो। अमेरिका ने वादा किया 1 मई तक यहाँ से निकलेगा नेटो की फ़ौजों को लेके, तो निकल जाए यहाँ से। हमने आपके ऊपर 14 महीने तक कोई अटैक, कोई हमला नहीं किया, लेकिन 1 मई के बाद हम भून के रख देंगे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त धमकी लगाई है। उस धमकी के बाद क्या हुआ, लॉयड ऑस्टिन जो सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस हैं या पेंटागन के चीफ हैं अमेरिका के, ये बहुत बड़ा ओहदा है, याद रखिएगा। पेंटागन का चीफ होना, सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस होना, ये बहुत बड़ा ओहदा है। ये लॉयड ऑस्टिन जो हैं ये एक हंगामी दौरे के ऊपर अफगानिस्तान पहुंचे तालिबान की इस धमकी के बाद, और अनअनाउंस्ड इनका दौरा था, गैर एलानिया दौरा। ये अफगानिस्तान आए और उन्होंने कहा पेंटागन चीफ स्पीक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑफ वॉर, एंड टू वॉर। वो कह रहे हैं जी ये जंग जो है इसको एक जिम्मेदाराना इख्तिताम तक हमने पहुंचाना है। और फिर साथ उन्होंने जोर दिया और अफगानिस्तान के हुकूमत से मुलाकात की, सदर अशरफ गनी से मिले और उनको बता दिया। इसका कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, ये खबरें आई हैं सोर्सेज से, लेकिन उन्होंने इस किस्म का कोई जो मुलाकात के अंदर चीज़ें तय हुई हैं या जिन चीज़ों पे उन्होंने बात की है उसको वो छुपा कर गए हैं, उन्होंने बताया नहीं। लेकिन मैं आपके इसके साथ एक और खबर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने बहुत सारे अखबारात में इनकी खबर आई है, यूरोपियन, अमेरिकन, अफगान, पाकिस्तान, हर तरफ लॉयड ऑस्टिन का दौरा जो है उसको बड़ी अहमियत दी गई है कि इनका विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अचानक है। और उस वक्त है जब तालिबान ने धमकी दी कि हम भून के रख देंगे अगर आप 1 मई तक यहां से नहीं निकले तो अपनी डेडलाइन को मीट कीजिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि हम यहां से निकल जाएंगे अफगानिस्तान से 1 मई तक, इसके इम्कानात हैं, लेकिन ये बड़ा टफ है और अगर हमारी डेडलाइन एक्सटेंड भी होती है, हम इस बीच में अगर नहीं निकल सकते और कुछ ज़्यादा टाइम मांगते हैं अफगान तालिबान से, तो वो टाइम ज़्यादा नहीं होगा। यानी वो हफ्तों का टाइम हो सकता है, दिनों का टाइम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उनको बहुत जल्द फिर वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा, उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा और निकलना भी पड़ेगा टाइम लेकर। ऐसा नहीं है कि आप टाइम मांगे भी ना तालिबान से, वो आपको टाइम दे भी ना, उसके बावजूद आप 1 मई के बाद तक वहाँ मौजूद रहें। वो उनकी सरजमीन है, वो आपके ऊपर अटैक करेंगे और उसकी धमकी वो दे चुके हैं। अब जो लॉयड ऑस्टिन का दौरा था उसके फ़ौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फ़ोन किया और जो खबर शाया हुई है वो फिर वैसी जैसी होती है कि उन्होंने तारीफ़ की कि आप अफ़गान अमन अमल में बहुत मदद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का किरदार बड़ा मस्बत रहा है। ये सारी चीज़ें छपती तो ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअली उनको प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से उन्होंने अपने फ़ौजी निकालने हैं। ना सिर्फ अपने फ़ौजी निकालने हैं बल्कि अपना लाखों टन सामान, जो बहुत कीमती उनका फ़ौजी सामान है, जो कई मुल्कों का सामान है, उस सामान को यहाँ से वापस लेकर जाना है। इस कीमती सामान को या तो सेल किया जाएगा या यहाँ से लेकर जाएंगे या दूसरे मुल्कों को देंगे या इसको अपने अड्डों तक पहुँचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी जदीद मशीनरियाँ भी हैं जो अमेरिका ने लगाई थी, बड़े जदीद सिस्टम्स भी हैं जो अमेरिका ने लगाए थे। अमेरिका यहाँ पे असला छोड़ कर नहीं जाना चाहता, वो सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाना चाहता है। तो इसके लिए उसको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत होगी। वो यहाँ से मुख्तलिफ बॉर्डर के एरियाज़ को इस्तेमाल करेगा अफ़गानिस्तान के साथ और वहाँ से जितना अपना माल है, जितना उनका कीमती सामान है, उसको निकालेगा और पाकिस्तान के रास्तों से लेकर जाएगा। और पाकिस्तान के क्योंकि तालिबान के साथ भी, अफगान गवर्नमेंट के साथ भी और बाकी धड़ों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ने कम से कम इस वॉर एंड टेरर के पूरे दौर के अंदर इन ताल्लुकात को ख़राब नहीं होने दिया। तो पाकिस्तान के असर रसूख को भी वो इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान ये गारंटी दे कि अमेरिकन को यहाँ से अमन के साथ निकलने दिया जाएगा। और उसके बाद तालिबान से अगर मज़ीद टाइम चाहिए तो उसके लिए भी मदद पाकिस्तान की आर्मी चीफ या पाकिस्तान की ISI कर सकती है। अब लॉयड ऑस्टिन के जाने के बाद जब पेंटागन के चीफ वहाँ से निकले हैं, तो ये है वो खबर जो मैं आपको बताने जा रहा था
कि रॉयटर्स ने एक खबर छापी है। रॉयटर्स आपको पता है बरतानिया का, और उन्होंने एक खबर छापी है। खबर उन्होंने छापी है 2 नामालूम ओहदेदारों के हवाले से। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी के साथ 2 नामालूम ओहदेदार हैं जिनके हम नाम आपको नहीं बता सकते, अपने नाम छुपाने की शर्त पे उन्होंने हमें यह खबर दी है कि अशरफ गनी मुशावरत कर रहे हैं नए इलेक्शन करवाने के मामले पर। यानी वो अशरफ गनी जो ना तो तालिबान की शक्ल देखना चाहते थे, ना वो कोई मुज़ाकरात करना चाहते थे, ना वो 2025 से पहले हुकूमत छोड़ना चाहते थे, ना वो इंतखाबात करवाना चाहते थे, ना वो अबूरी हुकूमत बनाना चाहते थे। वो अब राज़ी हो गए हैं कि कुछ अरसे के बाद हम एक अबूरी सेटअप बनाकर हम एक इलेक्शन करवा देते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। इस बात पे उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी है। लेकिन क्या तालिबान ये बात मानेंगे? और तालिबान को ये बात मनवाएगा कौन? तुर्की के अंदर अगले मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जो मुल्क इस मुज़ाकरात का हिस्सा है उनमें कतर को अगर निकाल दें तो बाकी तमाम मुल्क, रूस, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ये सारे वो मुल्क हैं, या अमेरिका, जहां इलेक्शन होते हैं। इन सब मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, लेकिन तालिबान इलेक्शन में नहीं मानते। वो इस्लामिक शरई सिस्टम के अंदर मानते हैं। अब वो सिस्टम तो सऊदी अरब में भी है, दुनिया के लिए काबिल कबूल है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन सऊदी अरब में वो सिस्टम बादशाहत के साथ है, शरीयत। लेकिन तालिबान उस सिस्टम को बादशाहत के साथ नहीं लाना चाहते, वो उसको खिलाफत की तरह का करना चाहते हैं। और असल मसला भी यही है कि वो अपना अमीर मुकर्रर करते हैं। उनका जो अमीर बनता है वो उनके सारे निज़ाम को चलाता है, और उसको चूज़ करने की जो जिम्मेदारी है वो अहम तरीन लोगों के ऊपर होती है। वो खुद फैसला करते हैं कि किसको अपना अमीर मुंतखब किया जाए, तो वो पब्लिक वोटिंग नहीं होती। लेकिन अब तालिबान के पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1 रास्ता ये है कि वो इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन जीतें, और जीतने के बाद अपना मर्जी का निज़ाम लेकर आ जाएं। यानी वो इस नारे के साथ इलेक्शन में जाएं कि हम इस्लामिक निज़ाम लेकर आना चाहते हैं, आप हमें वोट दीजिए, ये एक रेफरेंडम है, और इलेक्शन जीतने के बाद अपना निज़ाम लेकर आ जाएं। इस वक्त तालिबान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। उनके दौर में खुशहाली थी अफ़गानिस्तान में, इंसाफ और ईमानदारी थी। लोग उनका दौर याद करते हैं। यानी जो लोग अफ़गानी मैं जानता हूँ वो तालिबान का दौर याद करते हैं। उन्होंने पूरा एक जहाद जीता है, और जंग जीतने वाली जो फौज होती है ना, लोगों की हमदर्दियां वैसी उसके साथ होती हैं। तो जब वो बताएंगे कि हमने सारी दुनिया को खुदेड़ के यहाँ से निकाला है और सुपर पावर को यहाँ से भगाया है, तो लोग उनको खुशी के साथ वोट डालेंगे, और पूरी दुनिया के खिलाफ हम लड़े हैं। तो इस तरह उनके पास इलेक्शन जीतने के लिए बड़े अच्छे नारे हैं तालिबान के पास, जिनके साथ वो इंतखाबात जीत सकते हैं और जीत के अपनी मर्जी का सिस्टम ला सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि वो लड़ाई लड़ते रहें। अगर वो लड़ाई लड़के हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो हासिल कर ही लेंगे। जिन्होंने इतनी सारी दुनिया से लड़ाई लड़ी है वो अफगान फौज से भी लड़ लेंगे और लड़के अपना मकसद हासिल कर लेंगे। और लेकिन इसके बदले में यहाँ पे बड़े लंबे अरसे तक खाना जंगी रहने का खतरा है, और तिजारत के लिए खतरात पैदा होंगे जो पाकिस्तान और चीन को पसंद नहीं आएंगे। तो सबकी कोशिश ये होगी कि जो इंतखाबात का एक ऑप्शन दिया अशरफ गनी ने, उसको कम करके 6 महीने से अगले चंद महीनों पर लाया जाए, और जैसे ही अफगानिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हों तो तालिबान को कायल किया जाए कि आप हर हाल में इस इंतखाबी अमल का हिस्सा बने और इंतखाबात जीत कर अपनी मर्जी का निज़ाम आप कन्वर्ट करें, जैसे आप चाहते हैं वो आप लेकर आएँ। क्योंकि चीन भी जमहूरियत में नहीं मानता, रशिया भी कोई बहुत बड़ा जमहूरियत का दाई नहीं है। पाकिस्तान में एक मुर्दा किस्म की जमहूरियत है जिसको हम इंजेक्शन लगाते रहते हैं हर 5 साल बाद इलेक्शन करवा के, लेकिन ये भी कोई जमहूरियत नहीं है। बहरहाल तालिबान अपनी मर्जी कर सकते हैं, उनके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, और ये ऑप्शन उनको अल्लाह की मदद से मिल रहे हैं, उनके ईमान की ताकत से मिल रहे हैं, जहाद की कुव्वत से मिल रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया से जंग लड़ी, दुनिया को वापस भागने पर मजबूर किया, और आज जो दुनिया के आला-ए-कार वहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो अशरफ गनी की सूरत में हों या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हों या इंडियन एजेंट्स हों, वो सारे के सारे मुंह की खा रहे हैं और अपने लिए सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ से नेटो निकला और अगर यहाँ से नेटो की फौजें निकल गई तो बहुत सारे ऐसे लोगों को अफगान सरजमीन छोड़नी पड़ जाएगी, या तालिबान उनके लिए इस ज़मीन को तंग कर देंगे जो पाकिस्तान के लिए बड़े लंबे अरसे तक मुश्किल पैदा करते रहे हैं। क्योंकि यही वो ग्रुप है, या CIA है, मुसाद है, इंडियन इंटेलिजेंस रॉ है, ये वो सारी एजेंसीज हैं जो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती रही हैं। जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, इनके फौजी अड्डे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा यहां पे गुजारा करने का, क्योंकि तालिबान फिर इनको चुन चुन के मारेंगे और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां नहीं करने देंगे। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर उतावला हो रहा है, और इसीलिए यौम पाकिस्तान के मौका पर नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को एक ख़त भेजा है। तो ये जो ख़त आने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका ज़रा बारीकी से जायज़ा लीजिए। वो कर क्या रहे हैं? एक तो दुनिया के सामने ये इमेज दे रहे हैं कि हम
सुलह पसंद हैं, हम तो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। और अगर इस बीच में उन्होंने कश्मीर में कोई साजिश की या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो फिर वो दुनिया को कहेंगे देखें हम अमन चाहते हैं, ये पाकिस्तान ने फिर किया, अब हम लड़ेंगे इनसे। तो हमें हर चीज़ को बारीकी से देखना होगा, पाकिस्तान को हर चीज़ पे नज़र रखनी होगी। 5th जनरेशन वॉर में भारत हमसे बहुत आगे रहा है, उसने हमें बहुत डैमेज किया है प्रोपेगेंडा के ज़रिए से। लिहाजा पाकिस्तान को हर फ्रंट के ऊपर बड़ा बारीक बीनी से ज़्यादा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जल्दबाजी के अंदर चीज़ें अभी हमें नहीं करनी होगी। हमारे हाथ में बहुत सारा गेम है, ख़ास तौर पे जो अफ़गान एंड गेम है उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।